तो आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है आईवीएफ की दुनिया में। हमारा आज का टॉपिक भी है कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जी। तो ये सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। देखिए, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एक तरीका है कि कल सपोज करिए कि कोई इंसान कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा सा आप इलैबोरेट कीजिए। स्ट्रेस और से ओरिएंटेड है और इसकी एक लाइफ साइकिल, एक तरह से एक साइकिल होती है डे के अंदर। तो हमारी बॉडी ट्यून्ड है टू दीज लेवल्स एट अ डिफरेंट टाइम। कितना डिफरेंस है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन को लेकर के इंडियन सोसाइटी में और वेस्टर्न सोसाइटी की मानसिकता में? एक्चुअली बहुत फ़र्क है। पहली बात तो हमारी कंट्री में उतना अवेयरनेस ही नहीं है। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, मेडिकल इंश्योरेंसेस हैं। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन हो रहा है वहाँ पे वो गवर्नमेंट सपोर्टेड होता है। आपके हिसाब से किस एज पर हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए? देखिए, जो आइडियल एज है आई वुड से वो हम नॉर्मली कहते हैं बिटवीन 25 to 32 के आसपास के बीच का है, क्योंकि उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। सो हेलो एंड वेलकम टू TCE द चार्ज एंटरटेनमेंट पर आप सभी का स्वागत है। लोग सोचते हैं आज की डेट में डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं सी सेक्शन। मैम, कितना सच है ये? एक्चुअली बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि मैंने वो एरा देखा है। मैं अब 42 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारा हॉस्पिटल, पहला हॉस्पिटल मैंने आपको बताया जो मैटरनिटी केयर का था। अभी उस टाइम पर, जब आज से मैं 40 साल पहले की बात बता रही हूँ, अगर 100 डिलीवरी होती थी तो 100 में से 70-80 नॉर्मल डिलीवरीज होती थी और 15-20 होंगी जो सिजेरियन सेक्शन होंगे। आज की तारीख में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं तो उल्टा है। और चेंज कहाँ पे आया? लाइफस्टाइल। ये चीज़ समझनी है। नहीं, लाइफस्टाइल तो जो है सो है। आजकल जो मेजर प्रॉब्लम आई, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अब जब 100-150 डिलीवरी हुआ करती थी तो 2-3 केसेस के अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कॉम्प्लिकेशन भी होता था। कभी कोई बच्चा जो है सरवाइव नहीं करा। अब रीज़न कोई भी हो, वो डॉक्टर हर बार रीज़न नहीं होता है कि हाँ जी आपने देखा नहीं या आपने ध्यान नहीं करा। मैं आज बैठी हुई हूँ कार्डियक सेंटर में बैठी हूँ और हार्ट अटैक हुआ, मर गई, तो डॉक्टर की क्या गलती है उसमें? सही बात है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वहाँ चेंज आया कि आप कल कोई परेशानी हुई, पहले जब होता था कभी इस तरह का कोई इशू या कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ या बच्चा सरवाइव नहीं करा, तो पीपल यूज टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये वजह हुई होगी कोई ना कोई, लेकिन डॉक्टर इसकी वजह नहीं है। ये ओवर द पास्ट आई वुड से ये 2-3 डिकेड्स जो ये 20-25 साल हुए हैं, उसमें हर प्रॉब्लम की वजह डॉक्टर है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? अब डॉक्टर जो है वो डरने लग गया कि अगर कल इसको कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार मुझे बनाया, लिटिगेशन है, लीगल एक्शन है। आप सोचिए, रोज मॉब इतना फलाने डॉक्टर की पिटाई लगा दी, ये कर दिया। आप जब एक हॉस्पिटल चला रहे होते हैं तो आप उस हॉस्पिटल के अंदर आपको बहुत चैलेंजेस हैं। आपके स्टाफ ने पेशेंट से अच्छे से बात नहीं करी, गाली किसको पड़ेगी? आपको। आपका स्टाफ आया नहीं, गाली किसको पड़ेगी? ठीक है, आपको दवाई ठीक से टाइम पे मिली नहीं या आपने खुद से खाई नहीं, आप गाली किसको दे रहे हैं? तो हर चीज़ के लिए डॉक्टर जिम्मेदार हो गया। तो आई फील कि वो कहाँ तक सही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जनता सोचे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? जनता का हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर अब क्या करने लग गया, वो डिफेंसिव मेडिसिन करने लग गया। अब वो रिस्क नहीं लेगा अगर कहीं पे भी। और लड़कियां हैं वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं, कमज़ोर दिल की हैं, माँ बाप हैं वो इतने ओवर पॉजेसिव है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। तो वो जो स्ट्रेस बनाना शुरू कर देते हैं राइट फ्रॉम डे वन, वो बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है इस इशू के लिए। आई वुड से कि गिवन टू मी, हर डॉक्टर चाहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन आप मुझे बताइए, आपको एक इंजेक्शन ही लगाते हैं, आप इतना शोर मचाते हैं, तो आप वो जो लेबर का दर्द है वो
सबसे ज्यादा बड़ा दर्द है। कहा जाता है लगभग तो ये 26 हड्डियां हमारी टूटने का नाजुक दर्द लड़कियां होता है। जो ऑलरेडी या तो बहुत नाजुक है और या वो बहुत ओल्ड है। अब कोई अगर 35-40 साल पे कर रहा है, वो मैं उस पे शरीर में आना क्षमता चाहती नहीं हूँ। बची है। तो आपके पास शरीर में क्षमता ही नहीं है, वो बैकअप ही नहीं है। कि उसको bear कर आधे से पाएं। ज्यादा डायबिटिक होंगी, आधे से ज्यादा ओबेस हैं, आधे से ज्यादा को ब्लड प्रेशर है, मतलब कोई ना कोई साथ में, देखिए उम्र के साथ कोई ना कोई बीमारी तो लगनी है। बिल्कुल। तो उसमें रिस्क नहीं ले सकते, तो डॉक्टर तो अपने एंड पे रिस्क लेगा नहीं और आप करोगे नहीं। तो ये जो ऐप है हमारा, ये सब चीजें IMUMS करके ऐप है, ये इनक्रेडिबल मम्स, जो ये चीज समझाता है कि आप अपने आप को उसके लिए तैयार करिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैम वो। अगर कुछ बेसिक स्टेप्स में आप बताना चाहें कि क्या तैयारी होनी चाहिए एक हेल्दी डिलीवरी के लिए, एक हेल्दी बेबी करने के लिए। आज की तारीख में अगर मैं कहूँ, एक सबसे बड़ा माइंडसेट, आपको पहले ये सोचना है कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, क्योंकि अगर आप नहीं ये सोचेंगे तो कोई डॉक्टर करा नहीं पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बिकॉज वो लेबर जो है नॉर्मल डिलीवरी की, वो 8 घंटे से 15-20 घंटे तक हो सकती है। तो आपके पास वो पेशेंस भी होनी चाहिए, वो दर्द सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए, और फिर कभी कोई जो थोड़े से भी कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चे होते हैं या कॉम्प्रोमाइज माएँ होती हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि कल जब हम सिजेरियन करते हैं, हम बिल्कुल खुश नहीं है सिजेरियन करने में, बिकॉज सिजेरियन करने के बाद उस टाइम पे आपको लगता है अच्छा जी सब 2 मिनट में हो गया, लेकिन जो सेकंड सिजेरियन के नौबत आती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने का डर ज्यादा होता है सिजेरियन में, जो नॉर्मल डिलीवरी में नहीं होता। दोनों बच्चे मैम मेरे सिजेरियन से हुए, इवन हमारे अंदर बहुत डर था उस चीज को लेकर के, और टच वुड कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल उसके बाद में एक फीमेल को क्या क्या फेस करना पड़ता है ना पूरे लाइफ स्पैन में, वो मैं अपने घर में देखता हूँ अपनी वाइफ को, बट स्टिल शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बिकॉज आई एम आउटसाइड एंड शी इज हैंडलिंग एवरीथिंग देयर विद दैट बॉडी। बट अगर वो वजाइनल डिलीवरी हुई होती तो शी वुड हैव हैंडल्ड इट मच बेटर, राइट। सो दैट इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और वो आगे के कॉम्प्लिकेशंस जो एक सिजेरियन के बाद हो सकते हैं, देखिए अब ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें समझना है कि जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम समझते कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है हमें लगता है सारी दुनिया को ही हो रही है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कुछ भी करेंगे, चाहे वो वेजाइनल डिलीवरी है, चाहे वो सिजेरियन है, चाहे वो कोई ऑपरेशन है, जैसे सड़क पे चलते हैं तो हम क्या, सबका एक्सीडेंट तो नहीं होता है ना, बस वही है यहाँ पे भी कि 2-4% ऐसे होंगे जिनके साथ कुछ ऊपर नीचे होगा, उसकी वजह डॉक्टर नहीं है, उसकी वजह आप खुद ही है। देखिए जैसे आप किसी को भी देखेंगे, हर एक की नाक सीधी नहीं है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो आर्टरीज हैं या ब्लड सिस्टम्स हैं वो एक जैसे नहीं है, या जो पेशाब की नली है एक तरीके से आनी चाहिए किडनी से नीचे, किसी की ऊपर, किसी की नीचे, किसी के साइड से। एज अ डॉक्टर, एज एन एक्सपीरियंस डॉक्टर, जब आप कोई सर्जरी कर रहे होते हैं तो आप समझते हैं कि हाँ भाई ये प्रिकॉशंस लेके हम करेंगे, लेकिन कई बार कोई अर्जेंसी है या कोई बहुत इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपको दिख ही नहीं रहा है कुछ भी कि आप क्या करेंगे, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। करेक्ट है, कई बार बच्चा फंस जाता है। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि आप हॉस्पिटल कब आए, आपने कभी दिखाया था डॉक्टर को कि नहीं, आपने कोई स्कैन कराया था कि नहीं कराया था, बहुत चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं। बट मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है सबको कि बलि का बकरा जो है डॉक्टर को मत बनाइए, बिकॉज उससे पब्लिक का नुकसान है। और मैं तो गवर्नमेंट को भी बोलती हूँ कि ये जो लिटिगेशन है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, जब तक हम इसको नहीं हटाएंगे या डॉक्टर को सेफगार्ड नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये प्रॉब्लम्स जो हम चाहते हैं कि हाँ जी अननेसेसरी ये सर्जरीज ना हो या जो हमें अननेसेसरी लगती हैं, वो कम नहीं हो पाएंगी। क्योंकि पहले के ज़माने में अगर बात की जाए तो घर में डिलीवरीज हो जाती थी, और इवन वहाँ दाई जिनको कहा जाता था वो आकर के डिलीवरी कर देती थी, और बच्चे हेल्दी हम हैं उसी टाइम से हैं, और हम हेल्दी हैं, घर में ही पैदा हुए हैं, हम हॉस्पिटल भी नहीं गए। हाँ, बट उसमें देखो कैच क्या है कि पहले जो वो डिलीवरीज के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस होके
कोई डेथ्स हो गई, वो हमें नहीं पता होती, वो नहीं पता होती थी। अब सोशल मीडिया इतना ज्यादा है कि आप एक सुई इधर से इधर होती है तो सारी दुनिया को पता होता है। डेफिनेटली। सो वो बहुत बड़ा एक चेंज आया है। आप कितने सारे, आप पीछे आज से 50 साल पहले के निकाल लीजिए, कितने सारे आपको मिल जाएंगे पेरेंट्स इनकी 2-2 शादियां हुई हैं जी, पहली वाइफ डिलीवरी के दौरान मर गई, ये सेकेंड वाइफ के बच्चे, आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, बट वो हम उनके बारे में बात ही नहीं करते। कई ऐसी फैमिलीज हैं जो मेरे नोन है, जो एक हस्बैंड के पास में 2 वाइफ्स हैं, जो साथ में रह रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, स्टिल दोनों में से किसी को बेबी नहीं हुआ। दे अडॉप्ट अ बेबी आफ्टर सो मेनी टाइम, मतलब वो जब एज उनकी बिल्कुल काफी बुढ़े हो गए तब जाकर के उनको एक बच्चा अडॉप्ट। मैंने इस पे फिल्म बनाई है, पता है तुम्हें? अच्छा, ओके। क्योंकि मेरे पास ये अपनी लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, तो इसमें से ये एक फिल्म बनाई, मैं बांझ नहीं हूँ। है वो YouTube पे कहीं, बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं देखी है, बट आई विश देखें। मैं हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे उसका, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, बिकॉज उसमें सिनेरियोज हैं जो लाइफ टाइम में मेरे अपनी प्रैक्टिस में आए। तो ये एक यही सिनेरियो था कि एक ग्राम प्रधान के बेटे, बहुत सर्दी का दिन थे, यही वाला आई थिंक महीने थे जनवरी के, लंबा चौड़ा आदमी मेरे क्लिनिक में आता है, मंकी कैप पहना हुआ है, और एक साइड में एक लेडी है और एक साइड में एक और लेडी है, और हाथ जोड़ के डॉक्टर साहब मेरी मदद करिए। तो मैंने बोला कि भाई प्रॉब्लम क्या है? बोले कि ये मेरी वाइफ है पहली, और ये 25 साल से हमारी शादी हो गई है, छोटे छोटे थे तब से, अब बच्चा कोई हुआ नहीं है, और अब ये दूसरी वाइफ है, मेरे फादर ने पकड़ के मेरी शादी कर दी एक ऐसी लेडी के साथ जिसके पास पहले बच्चा है। लुक एट द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द फादर, कि प्रूवन फर्टिलिटी वाली औरत के साथ मेरी शादी करी है, और अभी 6 साल से हमारे को बच्चा नहीं हुआ है। मतलब आपने अपना टेस्ट कराया? अपना टेस्ट क्यों नहीं कराया? अपना टेस्ट नहीं, मैं तो आदमी हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लोगों के दिमाग में है। एंड हमने कहा आप टेस्ट कराइए अपना, एज लक वुड हैव इट, कोई स्पर्म नहीं था उनके। और फिर हम लोगों ने, एक तकनीक होती है, कई बार ऐसा होता है कि स्पर्म अंदर बन रहे होते हैं टेस्टिस में, लेकिन बाहर नहीं आते। ओके। तो फिर वो उनका टेस्ट किया गया, टेस्टिकुलर स्पर्म मिला, और फिर पहली सेकेंड वाइफ का बच्चा हुआ, और अब उसके बाद वो चले आए कि अब हमारी ये दूसरी बीवी का भी बच्चा करिए। तो मैंने हाथ जोड़े कि भैया, बट यू अंडरस्टैंड दैट कि ये नॉर्मल हकीकत है, ये ज़मीनी हकीकत है, ये है। और आपको आज भी बहुत एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। मैम क्या हेल्प कर सकता है इसमें, क्योंकि आप IVF को लेकर के हमने बात नहीं की है, IVF क्या इसमें रोल निभा सकता है? IVF जो है आजकल बहुत तरह से हम लोग ये हेल्प कर रहे हैं ऐसे कपल्स में। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मर्दों में 15 मिलियन स्पर्म काउंट हो, about 40% उसमें से चलते हुए स्पर्म मिले, तो नेचुरल प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके। ऑलमोस्ट अबाउट 25 से 30% और मे बी मोर आदमियों में ये स्पर्म काउंट इतने मिलते नहीं है। ओके। पता चला 4 मिलियन है, 10% मोटिलिटी है, या शुक्राणु चलता नहीं है, या बहुत कम चलता है, या एजोस्पर्मिक है कि बाहर स्पर्म, सीमन में स्पर्म ही नहीं है। ओके। तो अब ऐसे केसेस के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एबनॉर्मल स्पर्म ज़्यादा हैं, तो उनमें हम लोग के पास बहुत सारी तकनीकें हैं, जिससे कि अगर सपोज करिए कि स्पर्म मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं। बहुत आई वुड से ऐसे माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं जो बहुत मैग्नीफाई करके स्पर्म को दिखाते हैं। MC करके एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम देखते हैं कि स्पर्म मैग्नीफाई करके कि वो नॉर्मल है कि नहीं है, या अदरवाइज जैसे ICSI जब हम करते हैं कि अंडे के अंदर स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, तो उससे पहले कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर वो सीमन को थोड़े वॉश करके छोड़ देते हैं, तो जो हेल्दी वाले स्पर्म्स हैं उस सॉल्यूशन के साथ स्टिक कर जाते हैं, फिर उनको हम लोग चूज करके इंजेक्ट करते हैं। अब जैसे कहीं कोई आया मर्द की उसमें स्पर्म ही नहीं आया सीमन में, ठीक, या कभी एक टेस्ट कराया, इक्का दुक्का स्पर्म मिल गया, दूसरी बारी कुछ नहीं मिला, या पहली बार नहीं मिला दूसरी बार मिल गया, ऐसे बहुत किस्से होते हैं। अब उसमें ज़्यादातर लोग डॉक्टर को ब्लेम करते हैं या पैथोलॉजी को ब्लेम करेंगे कि अरे हमारा तो स्पर्म था, बट स्पर्म में ये वाली इरेगुलरिटीज़ काफ़ी आ सकती हैं। तो उसमें
जहां हमें कभी इक्का दुक्का भी स्पर्म मिलता है, हम उसको उठाकर, अब आजकल ऐसी हमारे पास तकनीक अवेलेबल है कि एक एक स्पर्म को फ्रीज करके रख सकते हैं। ओके। एंड वो स्पर्म वीडी करके एक डिवाइस आती है, हम लोग के क्लिनिक में हम लोग काफ़ी करते हैं, जो बहुत लो काउंट वाले हैं, या फिर जैसे अंदर स्पर्म बन रहा है टेस्टिस में, लेकिन वो जो वास्ट डिफरेंस है जो स्पर्म को बाहर लेकर आती है वो कई बारी होती ही नहीं है, कई लोगों में कंजेनाइटली एब्सेंट ही है, या किसी सर्जरी की वजह से, जैसे कभी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है किसी का, तो वो बांध ही दी साथ में, नसों के साथ ही होती है वो, बांध दी। अब नसबंदी कहते हैं। हाँ, नसबंदी कहते हैं, लेकिन हुआ ऑपरेशन किसी और चीज के लिए, लेकिन वो ब्लड वेसल्स के साथ ही उसको भी बांध दिया, या कट गई किसी वजह से, तो उनमें टेस्टिस में स्पर्म मिल जाता है, पर सीमेन में नहीं मिलता। तो अब हम वो नीडल से हम टेस्टिस में से वो स्पर्म निकाल के फ्रीज करके रख देते हैं। फिर वाइफ के जब एग्स बनाए, वो स्पर्म निकाला, इंजेक्ट किया, एम्ब्रियो बनाया। तो ऐसे करके टेक्नोलॉजी बहुत सारी अवेलेबल है जिसमें हम इस तरह के मर्दों को हेल्प कर सकते हैं। अब जहाँ हेल्प नहीं कर सकते कि हाँ जी, जो नीचे की जो लेयर होती है टेस्टिस की, जहाँ से वो स्पर्म बनता है, उसमें वो स्पर्म बनाने वाले सेल्स ही नहीं है। ओके। अगर सर्टोली सेल जैसे वो बनाते हैं स्पर्म को, अगर वो सर्टोली सेल ही नहीं है तो फिर आप उसको हेल्प नहीं कर पाएंगे। बट अदरवाइज इवन इमेच्योर स्पर्म्स को भी आप मैच्योर करके एट दैट टाइम डोनर की हेल्प लेकर के, डोनर नहीं है ये, डोनर नहीं, ये तो नहीं, अगर किसी अगर नहीं है तब डोनर, दैट इज द एरिया जहाँ पे आप डोनर का हेल्प लेते हैं। ओके। अगर लोगों ने मल्टीपल टाइम ट्राई किया है आईवीएफ का, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद के लिए क्या ऑप्शंस हैं, कि क्या उसके बाद कुछ पॉसिबल है? क्योंकि हो सकता है या तो उन्होंने सही जगह से ट्राई नहीं किया, या कुछ भी हो सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज आजकल इतना मशरूमिंग है आईवीएफ क्लिनिक्स की कि आप रियली में नहीं बता पाएंगे कि आप जहाँ पहुंचे वो सही अच्छा क्लिनिक था कि नहीं था। उस पर भी एक फिल्म बनाई है मैंने, हाउ टू चूज एन आईवीएफ क्लिनिक। ओके, आप उसका भी लिंक दे सकते हैं लोगों को, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे पास बहुत लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, 2 महीना 3 महीना हफ्ता भर ट्रेनिंग लेके फिर जाके अपना आईवीएफ सेंटर खोलते हैं, एंड आई एम कम्पीटिंग विद देम। 42 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव टू कम्पीट विद समबडी जिसने अभी रिसेंटली सीखा ही नहीं है सीखा भी नहीं, देखकर और चले गए। एंड इतनी सारी ये जो चेन्स बन गई हैं अभी आईवीएफ की, बहुत यंग डॉक्टर्स हैं, बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग के साथ बैठते हैं। तो आईवीएफ बहुत ही, आई वुड से कि इतना आसान नहीं है, बिकॉज अगर मैं किसी को सिजेरियन सिखाती हूँ या वजाइनल डिलीवरी करना सिखाती हूँ या कोई ऑपरेशन करना सिखाती हूँ, तो मुझे पता है कि वो 99% अच्छा कर लेंगे। लेकिन जब हम आईवीएफ करते हैं, मैं खुद भी अगर करूँ तो रिजल्ट 50% से ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। अब वो 50% जिनके नहीं हुए, वो उनकी वजह से नहीं हुए या उनको अच्छी जगह नहीं मिली, ये तो कोई बता नहीं पाएगा ना। ये बहुत बड़ा एक ब्लैक होल है जो एक मेजर प्रॉब्लम है। एंड आई वुड से कि अच्छे क्लिनिक के अंदर ट्राई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या अवेलेबल है, आपके पास आपका जो डॉक्टर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास उस क्लिनिक में एम्ब्रियोलॉजिस्ट कितना अच्छा या ट्रेंड है। बिकॉज कई बारी जैसे होता ना, जैसे मैकेनिक्स हैं, उनको एक काम सिखा दिया बस वो करते चले जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे फंसे वहाँ आपको बुलाना पड़ेगा। तो इसमें भी ऐसे ही है कि एक छोटा सा जो काम है आईवीएफ करने का, वो शायद कोई भी कर लेगा, लेकिन जब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जो आपने बोला कि अब फेलियर्स हो रहे हैं, उस फेलियर में समय लगता है पता करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, वेदर वो वाइफ के एंड पे है, हस्बैंड के एंड पे है या क्लिनिक के एंड पे है। वहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है, और वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो हम समझ पाएँ। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि उनको सरोगेसी करना पड़े, या वो नहीं चाहेंगे कि मुझे अंडा या स्पर्म किसी से लेके करना पड़े। जो ये हमारा अब जो लॉ आया है, सबसे बड़ा जो फ़ायदा आई फील हमारे जैसे डॉक्टर्स को हुआ है, वो ये हुआ है कि वो जो डोनर एग और डोनर स्पर्म जो एकदम बहुत रैम्पेंटली लोग कर रहे थे या करवा रहे थे, उस पर कर्ब लगा है। बिकॉज अब नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। अब डोनर भी एक ही बारी डोनेट कर सकता है,
एग भी आप विक्की डोनर नहीं बनेगा कि बहुत सारे बच्चे हो रखे प्लस ART बैंक है जो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, वो हमारी जिम्मेदारी को थोड़ा शेयर कर लिया है उस बैंक ने कि भाई वो स्क्रीनिंग वो करेंगे, पेपर वर्क वो कराएंगे और फिर वो डॉक्टर के पास आएगा। तो ये बहुत आई फील कि ये ब्लेसिंग ही है हमारे डॉक्टर्स के लिए जो एक एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। मैम एक ना मूवी आई थी गुड न्यूज, हाँ जिसमें उसमें था कि स्पर्म एक्सचेंज हो जाता है। हाँ, तो क्या ऐसा कोई रियल केस ऐसे होते हैं? इज इट पॉसिबल? इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ओके। एंड ये अगेन आई वुड से कई बारी क्लिनिक की गलती नहीं होती है। मेरे अपने लाइफ टाइम में इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ हमें आप हैरान हो जाएंगे कि हमें कितना चौकन्ना रहना पड़ता है। देखिए ह्यूमन एरर है, पहली बात कि वो गलती किसी से भी हो सकती है जहाँ पे मल्टीपल काम हो रहे हैं। तो अब उसमें सारा काम तो डॉक्टर नहीं करता। आप आए एक क्लिनिक के अंदर और एज अ कपल रजिस्टर किया, मैंने प्रेस्क्रिप्शन लिखा और मैंने बोला अच्छा आप जाइए, आप टेस्ट कराइए। आप टेस्ट जाके कराएंगे पैथोलॉजी में या उस हॉस्पिटल का जो भी सेक्शन होगा पैथोलॉजी का, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होगी या नर्स होगी जो आपको असिस्ट करेगी। ठीक है, अब हर आदमी इतना चौकन्ना बैठा रहे और ये हमें करना पड़ता है अब आज की तारीख में कि कौन आया, अब कौन जा रहा है। आपने मुझे अपना आधार कार्ड दिखाया और आपका एक पिक्चर हम अपनी फाइल में लगा के रखते हैं, लेकिन अब सैंपल देने कौन आया? अगर वो चेक नहीं किया स्टाफ ने तो हो गई छुट्टी। यू अंडरस्टैंडिंग? फिर आप फाइनली बच्चे को ढूंढ रहे हो कि यार ये तो अलग ही आदतों वाला है। दूसरा और जो होता है कि कई सारे सैंपल्स, अब कहीं पे कोई बहुत बिजी क्लिनिक है, अब जो सैंपल का कंटेनर होता है उसमें उसके गाइडलाइंस हैं कि उसके ढक्कन पे नाम लिखना है, उसके कंटेनर पे साइड में नाम लिखना है, क्योंकि कई बार अगर आपने खाली ढक्कन पे नाम लिखा और ढक्कन ही एक्सचेंज हो गए तो हो सकता है। अदर थिंग कि अब जो जैसे अब हमारे गुड न्यूज़ आने से पहले हमारा क्लिनिक जो था वो फर्स्ट क्लिनिक है, उसमें जो RI विटनेस सिस्टम करके एक विटनेसिंग सिस्टम है। पहले क्या होता था कि हम लोग 2 जनों को इंचार्ज बनाते थे कि आप ये काम कर रहे हैं, आपके पीछे एक और आदमी खड़ा है जो देख रहा है कि आप ये काम सही कर रहे हैं। तो जैसे एम्ब्रियोलॉजिस्ट है तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पीछे दूसरा जूनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट खड़ा होगा। डबल विटनेसिंग सिस्टम होती थी कि और रिकॉर्ड रखा जाता था कि भाई सब लिखो कि किसने करा काम और किसने देखा। अब आप जितने आदमी रखेंगे हर स्टेप के लिए उतना आपका खर्चा बढ़ेगा और खर्चा बढ़ता है और पैसे तो कोई ज़्यादा देता नहीं है। बिल्कुल। बट पीपल एक्सपेक्ट कि हाँ जी मेरा काम सबसे अच्छा होना चाहिए ना। ये सब कैचेस हैं हमारे प्रैक्टिस के अंदर। तो ये जो विटनेसिंग सिस्टम है इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप्स है। सो हमारा क्लिनिक फर्स्ट क्लिनिक था इंडिया में। हम इतना काम नहीं करते हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ जितनी हम गलती को अवॉइड कर सकें वो कर लेना चाहिए। एंड वो रेडियो जो फ्रीक्वेंसी चिप्स हैं वो आपको एक टैग दिया जाता है जब आप लैब के अंदर जाते हैं तो उसमें वो रेडियो फ्रीक्वेंसी चिप लगा होता है। फिर जब आप सीमन सैंपल दे रहे होते हैं उस कंटेनर पे रेडियो चिप लगा हुआ है। आप एग निकाल रहे हैं तो एग के कंटेनर्स के ऊपर चिप लगा हुआ है। एम्ब्रियोज की जो हमारी स्लीव्स होती हैं उन पे वो चिप लगा हुआ है और उसका एक कार्ड होता है जो हम जब आप लैब में अंदर घुसेंगे तो वो दरवाजे पे लगा दिया जाता है। तो अगर आपकी जगह पे कोई और घुसा तो मेरा पूरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ गलती की गुंजाइश ही नहीं रही है क्योंकि गलती की गुंजाइश कम है। अभी भी वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। जैसे कि आप कहोगे कि हर चीज का कोई ना कोई तोड़ कोई निकाल ही लेते हैं। जो शैतान लोग होते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ भी लोग ये शैतानी करते हैं। बहुत शैतानी नहीं है। आई वुड से कि ये हमारी जो सोसाइटी है ना, सपोज करिए कि हस्बैंड एजोस्पर्मिक है तो वो वाइफ को नहीं बताएगा कि उसमें स्पर्म नहीं है। शर्म की वजह वो से दोस्त को ले आएगा स्पर्म देने के लिए। आप समझ रहे। अब रिसेप्शन को चौकन्ना रहना है कि भैया जो रजिस्टर करके गया आदमी और जो सैंपल देने आया वो सेम है कि नहीं है। अगर रिसेप्शन चौकन्ना नहीं है
या किसी से भी कहीं पे भी भूल हो सकती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ह्यूमन है और बहुत लोग बहुत तरह की बदमाशी करते हैं। कंटेनर रख कर ले आएंगे जेब के अंदर, लेके घर चले जाएंगे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उधर से साइड में से कोई भी निकल कर कभी चला गया तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? सो मतलब हमें उसको क्लिनिक को उस तरह से, किसी भी क्लिनिक को आई वुड से नहीं इस तरह से ब्लेम करना चाहिए, बिकॉज पीपल देमसेल्व्स आर आल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। बहुत है ऐसे, बहुत लोग हैं करेक्ट जो ये करते हैं इस तरह की हरकत। अभी ये सवाल मेरा एक अधूरा रहा कि जिन लोगों को मल्टीपल IVF ट्राई करने के बाद भी अगर कंसीव नहीं हुआ है, तब उनके पास में क्या कोई ऑप्शन बचता है? सपोज करिए कि IVF 2-3 दफा कर लिया और फेलियर्स हो रहे हैं और प्रेगनेंसी ही नहीं हुई। अब उनमें कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एंड जो चीज़ हमें समझनी है वो, क्योंकि कई चीज़ों के समाधान भी हैं। पहला जो मेन हमारे को समझ में आता है कारण, वो होता है कि आपने भ्रूण बनाए। अब सारे भ्रूण नॉर्मल नहीं होते उसमें से, क्योंकि एग सारे नॉर्मल नहीं होते, स्पर्म सारे नॉर्मल नहीं होते। तो आप जब एम्ब्रियो को देख रहे होते हैं या भ्रूण को देख रहे होते हैं, वो देखने से अच्छा लग रहा है, डज नॉट मीन कि वो जेनेटिकली नॉर्मल है। और कुछ लोगों में उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है और वो एज के साथ और ख़राब होती जाती है। अगर हमने फिर क्या स्टार्ट किया कि हम वो भ्रूण को चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये भ्रूण नॉर्मल है कि नहीं है। अब जब नॉर्मल भ्रूण डाला यूट्रस के अंदर, ये जांच करने के बाद 1-2 फेलियर के बाद कि अच्छा ये भ्रूण नॉर्मल है, आपने डाला और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो एम्ब्रियो जब है यूट्रस के अंदर जाता है तो एक उनके बीच में भी एक जद्दोजहद होती है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है वो फॉरेन बॉडी है और यूट्रस उसको एक एक्चुअली फॉरेन बॉडी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। उसे अपनी जगह खुद ही बनानी है उस यूट्रस की लाइनिंग के अंदर। एंड भगवान ने बहुत सारे, आई वुड से, कि ऐसे हमारे को दी हैं चीज़ें कि वो यूट्रस को पता ही नहीं लगता कि ये फॉरेन बॉडी है। और एम्ब्रियो और जो एंडोमेट्रियम का जो तालमेल है वो उसके अंदर चेंजेस लाता है कि वो एम्ब्रियो उसमें जाके एम्बेड हो जाए। नाउ उसके लिए एक अच्छा एम्ब्रियो चाहिए और एक अच्छा एंडोमेट्रियम चाहिए और टाइमिंग चाहिए, क्योंकि एम्ब्रियो को पकड़ने के लिए जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस आते हैं वो कुछ घंटों के लिए आते हैं। तो अगर उस टाइम पर वो वहाँ पे नहीं आए या वो एम्ब्रियो वहाँ नहीं पहुँचा या किसी और स्टेज पे पहुँचा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। उसको हम लोग अपनी भाषा में एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी बोलते हैं कि भाई वो एंडोमेट्रियम कितना रिसेप्टिव है उस एम्ब्रियो को पकड़ने के लिए। तो अब इसके लिए टेस्ट आ गए हैं काफ़ी सारे जो हम कर सकते हैं। और वो खाली वो जो रिसेप्टिविटी है या एम्ब्रियो को पकड़ने की जो क्षमता है वो खाली वो चेंजेस पे ही नहीं निर्भर करती, वो और निर्भर करती है कि आपके बॉडी के अंदर जो आपका माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो कितने हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं। और जो अगर सपोज करिए कि अच्छे वाले बैक्टीरिया की तादाद कम है और ख़राब वालों की ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ऐसे करके बहुत सारी रिसर्च है जो आई है। तो हम फिर टेस्ट कराते हैं कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी ऐसे करके आता है। एंडोमेट्रियम जिस दिन हमें भ्रूण डालना होता है उस दिन उसका एक टुकड़ा निकाल के फिर टेस्ट के लिए भेजते हैं, जीन एक्सप्रेशन है कि नहीं है, माइक्रोबायोम ठीक है कि नहीं है, कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये टेस्ट की फिर रिपोर्ट आती है कि अच्छा चलो ये सब ठीक है। या फिर जो चेंजेस उसमें थे वो एम्ब्रियो को पकड़ने के लिए ऑप्टिमम थे कि नहीं थे। कई बार होता है कि प्री रिसेप्टिव आया, माने कि अभी वो चेंज आए नहीं थी, आपने एम्ब्रियो डाल दिया। और वो क्यों होता है कि आपकी साइकिल तो 28 दिन से 35-40 दिन की हो सकती है। आपने अंडा बनाने के लिए कौन सी दवाई ली, उससे वो एंडोमेट्रियम थोड़ा कई बार जल्दी पक जाता है। तो हम लोग ज़्यादातर उसको करने के लिए फ्रोज़न ट्रांसफ़र करते हैं। हम उस साइकिल में जब अंडा निकालते हैं, भ्रूण बनाते, डालते नहीं है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता उस साइकिल पे ज़्यादा। तो ऐसे करके बहुत सारी रिसर्च है जो हमारे को, हम कई तरीके से फिर उसको कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि वो सब कुछ कर लिया आपने और फिर भी नहीं हुई प्रेगनेंसी, तो और या फिर जैसे कि एम्ब्रियोज ही सारे ख़राब निकले तो फिर आप एग डोनेशन या स्पर्म डोनेशन कर सकते हैं। या एंडोमेट्रियम ही अच्छा नहीं है,
हम डाल ही नहीं सकते, बना ही नहीं है या चिपक गया है, या ट्यूबरकुलोसिस या टीबी वीबी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं जिनकी वजह से वो बनता ही नहीं है अच्छा, तो फिर सरोगेसी के बारे में आप सोचते हो। और अगर आप सरोगेसी भी नहीं अफोर्ड कर सकते तो फिर आप अडॉप्शन करते हो। ओके मैम, एक कॉमन जो प्रॉब्लम आती है फीमेल्स के साथ, जो देखा भी गया है कि बच्चादानी में स्वेलिंग को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से आगे कंसीव नहीं कर पाती मदर्स। ये कितनी कॉमन है और क्या इसके कोई इलाज हैं, या इसमें आईवीएफ हेल्प कर सकता है कि नहीं? मुझे तो आज तक ये बच्चेदानी की स्वेलिंग समझ में ही नहीं आई। ओके, सिंपल, बिकॉज सी क्या होता है, कई बारी हमको पेशेंट्स को समझाने के लिए कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी कई सारे वर्ड्स यूज करे, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, हो सकता है हमारे सुनने वालों को समझ में नहीं आया, तो उनको एक सरल भाषा में कैसे समझाया जाए। लेट्स से किसी को इन्फेक्शन हुआ, वजाइनल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बिकॉज वजाइना फुल ऑफ बैक्टीरिया है, सबसे एक डर्टीएस्ट कैविटी है। तो वो इन्फेक्शन हुआ। अब इन्फेक्शन कई बार समझ में आता है, पर इन्फेक्शन की वजह से अंदर क्या क्या हुआ वो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो एक सरल भाषा में समझाया जाता है, अच्छा भाई सूजन है, अच्छा ओके, समझे ना। तो उसका उसी हिसाब से फिर नॉर्मली हम जो भी इन्फेक्शन के लिए दवाई वगैरह है वो देते हैं, बिकॉज इन्फेक्शन के साथ इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन से सूजन होती है। जैसे भी कोई घाव भी होगा तो आप देखेंगे ना, चोट लगती है तो इसके इर्द गिर्द का हिस्सा फूल जाता है, बिकॉज वहाँ पे जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं उनको काउंटर एक्ट करने के लिए जो बॉडी में से पदार्थ निकलते हैं उनकी वजह से वो सूजन होती। तो उसको वो सरल भाषा में सूजन बोला जाता है, बट एक्चुअल वो ज़्यादातर इन्फेक्शन ही होता है। और ये ज़्यादातर इन्फेक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मैं बोलूँ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हाइजीन बिल्कुल, हम लोग कहीं पर भी वॉशरूम टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं जो कि साफ नहीं है, क्यों हमसे पहले कौन वहां से गया है वी डोंट नो, तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स के साथ। मोर देन दैट वाटर बोर्न है, मोर देन देखिए आप टॉयलेट यूज कर रहे हैं, टॉयलेट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, लेकिन पानी जो आप यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और वो पानी साफ नहीं होता बहुत सारी जगह पे, वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ये बहुत सारे लोग ये सवाल आके करते हैं कि मेरे को वो मैंने टॉयलेट यूज़ किया, उसकी वजह से नहीं है। आप देखिए आप यूरिन कर रहे हैं तो यूरिन तो बाहर आ रहा है ना, शरीर से अंदर तो जा नहीं रहा है, तो ये चीज़ हमें समझनी है। और पानी जो इस्तेमाल हो रहा है या जो कपड़े जिसमें धुल रहे, जैसे कपड़े धो रहे हैं हम लोग और वो नीचे ज़मीन पे गिरे हैं, कई तरह के उसमें बैक्टीरिया है, तो वो सब चीज़ें हैं, वो ज़्यादा इन्फेक्शन। प्लस हस्बैंड हाइजीन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। ओके, कितनी बार होता है कि हस्बैंड कैरियर है इन्फेक्शन के और टाइम ऑफ इंटरकोर्स उन्होंने प्रॉपर्ली हाइजीन को मेंटेन कई बार सफर नहीं करते इतना जितना वाइफ्स करती हैं, क्योंकि वाइफ्स की इम्यूनिटी लेवल्स ज्यादातर ऑन द लोअर साइड ही हैं, क्योंकि एनीमिया बहुत कॉमन है हमारे देश के अंदर, खून की कमी है ही है, हाइजीन है ही है, मतलब अपना ध्यान रखना, बहुत कम औरतें हैं जो अपना ध्यान रखती हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके। और मैम अभी इसके साथ में अगर हम देखते हैं कि हम लोग हाइजीन का प्रॉपरली ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां हमको आगे चल के और आती हैं। अपार्ट ऑफ दैट, एक प्रेगनेंसी के बाद में एक फीमेल के साथ में ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है, राइट। जब हम लोग टेस्ट कराते हैं, फुल बॉडी चेकअप बेसिकली कराना चाहिए। जब हम कराते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कमी आती है वो विटामिन्स की आती है, जिसमें विटामिन डी एक फैक्टर होता है, जिंक दूसरा मेरे ख्याल से होता है, और थायराइड। ये बेसिक हैं जो होते ही होते हैं सबसे ज़्यादा केसेस में, एक हीमोग्लोबिन, राइट। तो इनसे बचने के लिए क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, प्लस इनके टेस्ट में अगर कमी आ रही है या ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको क्या कब डॉक्टर से मिलना चाहिए और कंसल्टेशन लेना चाहिए? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो बेसिकली हमने समझनी। एनीमिया मोस्ट कॉमन है, हीमोग्लोबिन की कमी। अब हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होगी, खून बनना क्यों कम हो रहा है? आप खून बनने के लिए 2-3 मेन चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए। आपको आयरन चाहिए, आपको प्रोटीन्स चाहिए, आपको विटामिन सी चाहिए, आपके डाइट में वो होना ही चाहिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। विटामिन डी है, भरा पड़ा है हमारा देश विटामिन डी से, सूरज की रोशनी है, लेकिन हम कैसे निकलते हैं सूरज में? हम निकलते ही नहीं है सूरज में,
ठीक है, जब हम निकलते हैं तो हम पूरे अपने आप को ढक कर निकलते हैं, फेस वेस तो सब हमारी packed स्किन होता है जो विटामिन डी बनाती है, जब इस पे सूरज की किरणें पड़ेंगी तब बनेगा। और विटामिन डी और सी और साथ में कैल्शियम होगा तो ही हमारी बोन्स स्ट्रांग होंगी, तो ही हमारी बाकी सो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। थायराइड ये जो हमारी बेल्ट है, जो सब हिमालयन बेल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जो हिमालयस के नीचे से जैसे उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश और वो पूरा आगे दार्जिलिंग वगैरह तक सिलीगुड़ी जाते, ये सब हिमालयन बेल्ट में थायराइड बहुत कॉमन है। अब सरकार वैसे भी हमारे देश में भी हाइपोथायराइड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए सरकार ने क्या निकाला कि फोर्टिफाइड सॉल्ट आप यूज़ करिए। तो आप जब नमक खरीदने जाते हैं तो वो उसमें आयोडीन पड़ा हुआ होता है, तो आप आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करेंगे तो आपको थायराइड जो है थोड़ा कम होगा। सो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे इवन गवर्नमेंट एनीमिया के लिए भी आटे के अंदर आयरन मिलाना, स्कूल्स में आयरन टैबलेट्स बांटना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके। बट हम अगर घर में छोटे छोटे घरेलू करें इलाज क्यों कहें, मैं कहती हूँ कि लाइफस्टाइल या खाने पकाने के जो तरीके हैं, वो जैसे पुराने ज़माने का बात बताऊं, लोहे की कढ़ाई में कुछ चीज़ें बनती थी। हमारे घर में चना, काला चना है तो वो लोहे की कढ़ाई में बनेगा, ठीक है। जो करेले की सब्जी है, भिंडी है, ये लोहे की कढ़ाई में बनेगी। वह आयरन आता था उसमें से। आज क्या करते हैं हम एल्यूमिनियम प्लास्टिक माइक्रोवेव करते हैं। कैंसर्स हमारे मैक्सिमम बढ़ रहे हैं कि हम ये प्लास्टिक की पानी की बोतल जी हमसे ये सबसे ज्यादा कैंसर ये प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही माइक्रोवेव, अगर आपने खाना जोमेटो करा है और वही खाना जिस डिब्बे में आया उसी को माइक्रोवेव में रख दिया और मैक्सिमम कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब आप अगर खाली घर में छोटी छोटी, जैसे हरी सब्जियां हम कहते हैं, हरी सब्जियां खाएंगे तो आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा। पालक वगैरह में आयरन ज़्यादा होता है, गुड़ में आयरन ज़्यादा होता है, लोहे की कढ़ाई में बनाने से आपको आयरन ज़्यादा मिलता है बॉडी को। तो ये जो चेंज, ये हमारे सब रीति रिवाज थे। हम उसको भूल गए। आज अब जब हम कहते हैं एप्पल खा लीजिए, एप्पल में उतना आयरन नहीं है जितना आज से 50 साल पहले हुआ करता था। आज ग्रीन सब्जियां खाते हैं तो ग्रीन सब्जी में पेस्टिसाइड ज़्यादा है, आयरन कम है। तो अब उनको अच्छे से वॉश करना, हर चीज़ का वॉश करने का एक तरीका है। किसके पास टाइम है? अभी आज के कपल्स को बोलोगे अरे जोमेटो कर लो, अभी तो बहुत मुश्किल से देर से काम पे से आए हैं, रास्ते में से ही ऑर्डर करते आते हैं। करेक्ट, कि घर पहुंचेंगे तो खाना पहुंच जाएगा। सो ये लाइफस्टाइल चेंज लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी हेल्थ के ऊपर आपको खुद ख्याल रखना है। तो ऐड अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पानी खूब पीजिए, 7-8-10 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा हरी सब्जियां ऐड करें। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिना प्रोटीन शेक मत पीजिए। प्रोटीन्स नॉर्मल नेचुरल प्रोटीन खाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार होता है जैसे अभी नॉन वेजिटेरियन डाइट में ही प्रोटीन है, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन डाइट में भी बहुत प्रोटीन्स हैं और अच्छे प्रोटीन्स हैं, आप उनको खाइए। विटामिन सी रामबाण है। तो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू है, ऑरेंजेस हैं, ये जितने खट्टे वाले फल हैं, इनमें विटामिन सी होता है, उनको नेचुरली कंज्यूम करिए। बेरीज हैं, बेरीज के अंदर विटामिन डी और ये विटामिन्स बहुत सारे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंज्यूम करिए। और तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे ना, उसी से ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करिए नॉर्मली, मल्टीविटामिन, और कम से कम 20 मिनट सुबह जब उगता सूरज होता है और 20 मिनट या आधा घंटा शाम को आपको आप सन एक्सपोजर दीजिए, आपका विटामिन डी भी बहुत अच्छा होगा। ओके, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, अभी लोग फ्लैट्स में ज़्यादातर रहते हैं, सनलाइट उतनी मिलती नहीं है। आई 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सनलाइट निकल जाती है, उतनी देर में फीमेल्स अपना काम करके फ्री हो पाती है। तो कहीं ना कहीं उनको अपना डेली शेड्यूल चेंज करना चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप 1 घंटे, आधा घंटे वॉक पे निकल जाओ, उतने में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मेडिटेशन क्यों बोलते हैं करिए? हम नॉर्मली कहते हैं कि आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए,
मेडिटेशन और कुछ नहीं है। जब आप 15 मिनट सिर्फ अपनी आंखें बंद करके, चाहे किसी भी वक्त बैठिए, सुबह बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। ब्रह्म मुहूर्त जो हम कहते हैं 3 से 4 बजे के बीच में होता है, वो बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज आप बिल्कुल एकदम फ्रेश होते हैं। जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं ना, आपने करी है कभी? मैम मैं करता हूँ। तो आपको क्या फीलिंग होती है? मैम एक्चुअली उस टाइम पर आप एम्प्टी हो जाते हो। Exactly. बिल्कुल। आप पहले कुछ मिनट के अंदर आपके बहुत सारे थॉट्स आएंगे दिमाग के अंदर, वो आते हैं और फ्लैश की तरह निकल जाते हैं। फिर उसके बाद आप ब्लैंक होते हो। फिर आप जब उसके बाद उठते हो, वो 5 मिनट होते हैं जिसमें आप अपना पूरा डे प्लान करिए कि आज मुझे इस दिन में क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, काम के लिए क्या करना है, फैमिली के लिए क्या करना है। 5 मिनट भी नहीं लगते एंड यू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, और फिर उसी के हिसाब से चलिए। मेरे को अगर वो 15 मिनट अगर रोज नहीं मिलते, जिस दिन नहीं मिलते, आई एम अ टोटली डिसओरिएंटेड पर्सन। और नहीं तो मैं खाली डॉक्टरी नहीं करती हूँ, मुझे खाना पकाने का भी खूब शौक है। मैं अपनी सब्जी खुद खरीद कर लेकर आती हूँ, मैं ग्रोसरीज खुद ऑर्डर करती हूँ। मैं किचन के अंदर कम से कम 3-4 दफ़ा दिन में जाती हूँ, जस्ट टू सी आई हैव एनफ हेल्प। बट उससे क्या होता है कि आप खाली ये नहीं सोच रहे कि अच्छा आप मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं, खाना बनाना आता ही नहीं है, कभी रसोई में घुसे ही नहीं है, बट कि हम डॉक्टर हैं हम नहीं कर सकते, या मैं काम कर रही हूँ, जो कामकाजी औरतें होती कि मैं तो पैसा कमा के ला रही हूँ तो ये सर्वेंट का काम है। नहीं, उस सर्वेंट का काम आपकी हेल्थ नहीं की देखभाल करना नहीं है। बिल्कुल, आपकी हेल्थ का देखभाल करना आपका काम है। तो वो आपको क्या खाने को दे रहा है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप देखो जाके। बहुत बेसिक है। जब हम अपने आप भी खाना बनाते हैं ना, तो बहुत बेसिक चीज होती है नमक। हम कहते हैं ना स्वादानुसार जी, तो ये आप तभी डाल सकते हो जब आप खुद बना रहे हो जी। वो जो डाल रहा है वो अपने टेस्ट से डाल रहा है। नाउ यू हैव टू कंज्यूम इट। मैं ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी को काफी फॉलो करती हूँ, मैं काफी क्लोज हूँ उनके। वो किस भावना से खाना बना रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो खुद टेंशन में है ना, तो वो आपके खाने में भी तामस और खराब चीजें ही आएंगी। इसलिए जो हमारे बड़े थे वो हमेशा कहते हैं कि घर के जितने लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो एक अच्छी मनोस्थिति में रहें, उनका देखभाल आप करिए, तब वो आपकी अच्छी देखभाल करेंगे। राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आज की जनरेशन भूल रही है। बहुत तेजी से निकलने वाली जनरेशन है, बहुत जल्दी टाइम को वो फिर तेजी से ही निकल जाएंगे। वो तेजी से ही निकल जाएंगे। दैट इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू एंजॉय लाइफ, यू हैव टू एंजॉय। आपको ट्रेवल करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा, कहते हैं ना कि पहले हम लोग पुरानी मूवीज देखते थे तो एक कॉमन डायलॉग हुआ करता था, हवा पानी बदलिए। आज लोग उस चीज को भूल चुके हैं। उनको सुबह से शाम तक जॉब करनी है, संडे को आराम से उठना है, सैटरडे को पार्टी करनी है, मंडे से फिर वही वाली रूटीन फॉलो करना है। बट बेटर है कि आप फ्राइडे तक अगर जॉब कर रहे हो ना, तो सैटरडे संडे अपना बनाओ, आप निकल जाओ कहीं पर। आप थकोगे नहीं, उल्टा रिफ्रेश होकर के आओ। और अदरवाइज ऑल्सो देखो, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमें सैटरडे संडे भी नहीं मिलता। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। आई डोंट थिंक कितने लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते होंगे, बट हम फिर भी अपने लिए समय निकालते हैं। वो इम्पोर्टेंट है कि अच्छा चलो आप अपने लिए आधा घंटा ही निकालिए चाहे, लेकिन आप निकालिए। करेक्ट, ये इम्पोर्टेंट। अपनी फैमिली के लिए निकालिए, बिकॉज आप कई बार अब ये जो यंगर जनरेशन है, इनके पास तो किसी के लिए भी समय नहीं है। सो उनसे क्या प्रॉब्लम उनकी आ रही है कि उनको पता नहीं है कि उनके बॉडी के अंदर जो हिडन स्ट्रेसर्स हैं वो कितना उनका जो एंडोक्राइन सिस्टम है या उनका मेंटल सिस्टम है उसको वो डिसरप्ट कर रहे हैं। वो समझ में कब आएगा? वो बहुत सालों के बाद आएगा। तो थोड़ा रुक कर आपस में, पहले सबसे पहले अपना आपस में, फिर फैमिली, और फिर बाकी रिलेटिव्स। पीपल डोंट वांट टू इवन रिलेट विद देयर रिलेटिव्स। आज क्या हो रहा है, अलग होना है कि अरे ये सब बेकार है, ये फलाने आके तंग करते हैं, अरे फलानी मौसी आ गई, फलानी चाची आ गई, इनके सामने बच्चे सामने ही नहीं आते हैं। और बच्चों के बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तो कोई नहीं जानेगा कौन रिश्तेदार है। बिल्कुल सही बात। बट दीज इंटरैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टाइम में हम लोग गाँव जाया करते थे, छुट्टियों में 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी तो गाँव जाते थे, मामा के घर जाते थे, मौसी के पास जाते थे। मौसी के बच्चों से जो हमारा आज इंटरैक्शन है, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का होगा ही नहीं होगा। सो वी हैव टू टेक आउट टाइम फॉर ऑल दैट। वी कैन नॉट से कि हम बहुत बिजी हैं और हमारे पास समय नहीं है। हम जब फैशन को वापस ला सकते हैं कपड़ों में,
तो हम Exactly. इस रूटीन को वापस क्यों नहीं ला Exactly. सकते? ये ला बहुत सकते हैं। सोचने वाली बात है। और ये मैं जरूरी है। चाहूंगी कि ये जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है वो सोचने को मजबूर हो कि इसके बारे में मुझे सोचना है, बिकॉज अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा जब तक वो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप। दादियां होते हुए भी हम घर में एक बेबी सिटर को लाते Yeah. हैं, पे करके अपने बच्चे का ख्याल रखवाते हैं, Exactly. एंड वी डोंट नो कि हमारे पीछे वो बच्चे का किस तरीके से ख्याल रखें। एग्जैक्टली। एक दादी है आपके पास या एक Exactly. चाची है, मौसी है, आप वहां पे बच्चा छोड़ोगे ना तो Yeah. एटलीस्ट आप सेफ फील करोगे। और जो दादियां हैं और या जो भी बच्चे की देखभाल कर सकती है, मैं उनके लिए भी मैसेज दे रही हूँ। मैंने बहुत बार कई सासों को सुना है कहते हुए, अरे हम कोई नौकरानी थोड़ी हैं, हम क्यों बच्चे का देखभाल करेंगे। अब उनको ये बात समझ में नहीं आती कि वो जो बच्चे के साथ जो इंटरैक्ट कर रहे हैं उससे खाली बच्चे को फायदा नहीं हो रहा, उसको संस्कार नहीं मिल रहे, खाली आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ रहा है। आप जितना बच्चों के साथ तालमेल बनाते हैं उतने आप यंग होते हैं। करेक्ट। उतनी आपकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके से आती। और बच्चे को तो जो फायदा होता है उसका तो आप मापदंड कर ही नहीं सकते। जो बच्चे को दादा दादी, नाना नानी या बड़े लोग के इंटरैक्शन से जो आई वुड से एक बच्चे के अंदर एक स्थिरता आती है जो मेड के साथ कभी नहीं आ सकती है। लंदन में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और वो मैं कई बार कोट करती हूँ स्टडी को, कि उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप जिसमें कि बच्चे जो हैं वो कोई भी नैनी है या केयर टेकर है या किसी केयर टेकर स्कूल में जाके पल रहे हैं, और दूसरे वहाँ पे जिसको कहते हैं, हाँ, दूसरे जहाँ पे उनके कोई घर के रिलेटिव्स हैं, माँ भी नहीं, चाहे कोई भी रिलेटिव है वो उनकी देखभाल कर रहा है। तो उनके जो IQ लेवल था और उनके जो आगे आई वुड से कि लाइफ हैंडलिंग जो सिस्टम्स है उनमें जमीन आसमान का फर्क था। उन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में जमीन आसमान का फर्क था। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ये कैसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जिसको ये मेड्स पालेंगी और जिनको हमारे संस्कार ही नहीं है। वही पीढ़ी है जो आज की डेट में किसी भी बड़े को गलत शब्द या गाली या हाथ तक उठा देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये सब वहीं से आ रहा है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को खुद फॉलो करते हैं, देखते हैं कि नहीं बच्चे ने अगर टोन हाई की है तो ये गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मेरी टोन हाई हुई थी तो इसने वो कॉपी कर लिया तुरंत। तो वो सिखाने वाला कोई नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये जो संस्कार हैं, जो हमारा ये ऐप है IMUMS, ये 1000 डेज, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ पे है कि 280 दिन तो बच्चा माँ की कोख में और उससे के बाद 2 साल 720 दिन बाहर। वो 1000 दिन के अंदर उसकी पर्सनालिटी, उसकी डिसीज, उसका डिसेबिलिटी का पूरा खांचा तैयार हो जाता है। तो अगर आप वो 1000 दिन उस बच्चे को अगर आप दे देते हैं, जैसे मैं माएँ हैं, यंग मदर्स हैं, उनको हमेशा बोलती हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेकिन पालो इस बच्चे को जिसको पैदा कर रहे हो, उसको पालो खुद। बिकॉज जो संस्कार आप दोगे वो आपको अपनी ये पीढ़ी नहीं, आने वाली 2 पीढ़ी में नजर आएगा। बीमारी भी 2 पीढ़ी में नजर आएगी अगर होएगी तो। और पर्सनालिटी में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। जो बच्चे जॉइंट फैमिलीज में या दादा दादी के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ पलते हैं और जो न्यूक्लियर फैमिलीज में पलते हैं। उस पे भी एक फिल्म है, आप देखिएगा। मैम प्लीज मुझे सारे लिंक आप दीजिएगा, हम सारे लिंक्स को डालेंगे। 6-7 फिल्में बनाई हैं ओके, बेस्ड ऑन ऑल दीज रियल टाइम, जिसमें मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट राइट कि ये होने चाहिए। मैम हम अभी थोड़ा अपने पॉडकास्ट के एंड पर हैं, तो मैं एक रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, बहुत कॉमन क्वेश्चंस, लेकिन चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी और आप प्रॉपर डिटेल्ड आंसर दें, लेकिन इन शॉर्ट। सबसे पहला सवाल, IVF क्यों इम्पोर्टेंट है? IVF इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चा पैदा करना हमारा ह्यूमन राइट है, और अगर किसी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है तो IVF एक बहुत सरल और आसान उपाय है जिससे कि बहुत सारे, कम से कम 15% कपल्स को हम हेल्प कर सकते हैं एक अपना बच्चा पैदा करने की। ओके, सही एज क्या होती है एक बच्चा पैदा करने के लिए? नॉर्मली आई वुड से 25 से 32-33 साल। ओके, अगर IVF सक्सेसफुल नहीं होते हैं और आप डॉक्टर सेलेक्ट करते हो तो क्या बेसिक क्वेश्चंस आपके होने चाहिए डॉक्टर्स के लिए कि जो पूछने हैं हमें?
देखिए, जब आप क्लिनिक में जा रहे हैं, आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं किसी क्लिनिक में, तो आपको पहले देखना है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, उनके सक्सेस रिजल्ट्स तो इंडिया में मुश्किल है पता करना, बट क्योंकि सब लोग अलग अलग बताते हैं और कोई रजिस्ट्री उस तरह की है नहीं जो बताए, बट विदेश में रजिस्ट्रीज हैं जो डिस्प्ले करती हैं सारे क्लिनिक्स के रिजल्ट्स। बट उस क्लिनिक के अंदर स्टाफ, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजी और जो वहाँ पे पेशेंट्स हैं उनसे थोड़ा बात करके आप देखें, और खाली जो सक्सेसफुल पेशेंट्स हैं उनको ही ना देखें, जो नहीं सक्सेसफुल हुए उनको भी देखें, क्योंकि सक्सेस और जो फेलियर है वो डॉक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस क्लिनिक में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग फ्रीजिंग के लिए यानी कि प्रिजर्वेशन के लिए सही एज क्या है? एनीथिंग बिटवीन लेट्स से 28 to 32। 28 to 32 एंड सेम इज द एज फॉर आईवीएफ अगर हम बात करते हैं तो? हाँ, आईवीएफ तो देखिए और थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। हम जो सरकार है वो कहती है 21 साल से पहले नहीं करना है, बट जैसे मेल फैक्टर है, आदमी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको होएगी नहीं प्रेगनेंसी बिना आईवीएफ के, तो आप पहले कर सकते हैं। बट आई वुड से कि डिले नहीं करिए। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब पहला बच्चा और कब दूसरा बच्चा। पहला बच्चा आप अपने लिए कर रहे हैं, पर दूसरा बच्चा आप पहले बच्चे के लिए करते हैं, तो 2 बच्चे होना भी जरूरी है, आप एक मत सोचिए। दैट इज अनदर मैसेज आई वुड लाइक टू गिव टू यंग कपल्स कि 2 बच्चे जब होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनके पास इंटरैक्ट करने के लिए होता है एक दूसरा। और ये यंग एज के लिए नहीं, ये बड़ी उम्र में भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती किसके पास जाते हो? बहन भाई, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्या आईवीएफ की हेल्प से ट्विंस और ट्रिपलेट्स हो सकते हैं? एक्चुअली ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि क्लिनिक्स जो हैं वो ज़्यादातर 1 या 2 एम्ब्रियोज डालते हैं। अब 1 एम्ब्रियो डालने पे भी ट्विंस हो सकते हैं। तो वो बॉडी के अंदर ही होता है, जो होता है वो डॉक्टर नहीं कर सकता। और कभी कभी हम अगर 2 भी डाल रहे हैं तो वो ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी ना हो। तो और दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि हम एज अ डॉक्टर नहीं चाहते कि किसी को ट्विंस या ट्रिपलेट्स हों। ट्रिपलेट्स तो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज ट्विंस और ट्रिपलेट्स में आगे कॉम्प्लिकेशंस के डर ज़्यादा होता है। ग्रोथ फैक्टर्स कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा होते हैं, और जहाँ ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होगी वहाँ पे आगे चलकर जैसे प्री मेच्योर डिलीवरीज हैं वो ज़्यादा होंगी। अगर प्री टर्म डिलीवरी होती है तो वो बच्चों को कार्डियक प्रॉब्लम्स होने का डर ज़्यादा होता है, हैंडीकैप होने का डर ज़्यादा होता है। मतलब वो बच्चों को अगर जल्दी टाइम से पहले पैदा हो गए तो उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होने का डर है। तो हम चाहते हैं कि एक सिंगल हेल्दी बेबी हो। एक आखिरी, इन दोनों प्रोसेसेस का टोटल खर्चा कितना होता है? आईवीएफ का एक नॉर्मल खर्चा एक नॉर्मल यंग कपल के अंदर 1.5 लाख के आसपास आता है, सब मिलाकर। दवाइयाँ, टेस्ट और जो भी डिस्पोजेबल्स वगैरह सामान इस्तेमाल होता है, मोस्टली अराउंड दैट मच। ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड होता है? बहुत कम इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो कवर करती हैं। अच्छा। बहुत ही कम है तो अभी। आप अगर ले रहे हो तो आप चेक कर सकते हो, चूज कर सकते हो। और उसमें भी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं उनमें कई कैचेस हैं कि आप पहले, आपको 3 साल पहले लिया हुआ होना चाहिए, तब आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो उस तरह से भी है। तो जितना जल्दी आप इंश्योरेंस कराएंगे और उस इंश्योरेंस में इनफर्टिलिटी को इंक्लूड कराएंगे तो बेहतर होगा। एंड जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन है उसका खर्चा भी इतना ही है, बट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में जो उसके बाद का खर्चा होता है, मेंटेनेंस होती है कि जो हमने अंडा फ्रीज करके रखा है या जो स्पर्म फ्रीज करके रखा है उसको आगे सालों दर मेंटेन करके रखने का एक खर्चा होता है, बिकॉज वो लिक्विड नाइट्रोजन में मेंटेन होते हैं। बड़े बड़े हमारे कंटेनर्स हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिकली लिक्विड नाइट्रोजन फिल होती है, और उसको अगर वो नहीं होगी तो वो मर जाएंगे। तो वो मेंटेनेंस का खर्चा होता है। दैट कैन वेरी फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक। आई कैन टेल यू कि हमारे क्लिनिक के अंदर हम 15,000 रुपये साल का लेते हैं। बट अभी मैं कुछ दिन पहले कहीं और सुन रही थी तो 70,000 भी लोग लेते हैं साल का, 1 साल का। तो वो हर एक के अलग अलग अपने पैकेजेस होते हैं। तो आप लोग उजाला सिग्नल्स में रेनबो आईवीएफ को कांटेक्ट करो। एंड मैम, आजकल ना एक और जो बीमारी है जो फीमेल्स में प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो है पीसीओडी को लेकर के, पीसीओएस, पीसीओडी। मैम, इसको लेकर के प्लीज़ थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आज नई एज में भी गर्ल्स इसको लेके बहुत सफ़र करती हैं।
देखिए PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं इसको हम लोग, अब डी नहीं बोलते, पुराना था वो नाम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें कि लड़कियां पैदा होती हैं, उनमें ओवरीज में अंडे बहुत सारे होते हैं। मैं एक सरल भाषा में आपको समझा रही हूँ। और वो अंडे के साथ जो ओवरी का जो खोल होता है, कैप्सूल होता है, वो थोड़ा सा कई बार मोटा होता है, या उसके अंदर एग जो बनता है जो नॉर्मली वो एग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 14 दिन के बाद बन जाएगा, 28 दिन के बाद पीरियड आ जाएगा। बट इन ओवरीज के अंदर वो एग बनाने के लिए जो हार्मोन्स हमें ब्रेन से चाहिए होते हैं वो थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं। मतलब उनको एक धक्का लगाना पड़ता है कि वो बने अपने आप। कई बारी कुछ लड़कियों में थोड़ा लेट बन जाएगा अंडा, या फिर कुछ दवाई से बन जाएगा, और कभी कभी हम लोगों को कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो उनके साइकिल्स वगैरह रेगुलर नहीं होते हैं। उनके जो पीरियड आएगा वो 35 दिन के बाद 40-45 दिन में आएगा। या जो अल्ट्रासाउंड हम करते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरी दिखती है, मतलब ओवरी के अंदर कई सारे अंडे के खोल नज़र आते हैं, एंट्रल फॉलिकल बोलते हैं, वो दिखते हैं। उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है ओवरी का, नॉर्मल ओवरी के से। और इनमें जो मैकेनिज्म होता है, जैसे डायबिटीज़ का मैकेनिज्म होता है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, पीसीओ में वो इंसुलिन मैकेनिज्म काम करता है। तो ये जो लड़कियां हैं इनको आगे चल के डायबिटीज़ होने का डर भी काफ़ी रहता है, अपार्ट फ्रॉम जो हम मेन उनके जो प्रॉब्लम्स है कि पीरियड नहीं आ रहा है जी, या पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है, या उनके मेल हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं इन ओवरीज में, तो उनमें आप देखेंगे कि थोड़े चेहरे पे बाल ज़्यादा होंगे, या उनकी कद काठी उस तरह की होगी, एब्डोमिनल फैट होगा। 80% लड़कियां ये वाली जो पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली होती हैं, ये उनको मोटापा होता है। और अबाउट 20% होंगी जो पतली दुबली होंगी, लेकिन फिर भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम उनको है। और दोनों का मैनेजमेंट भी अलग है। हम उसको सिर्फ रिलेट करते हैं इनफर्टिलिटी से, बट मैं कहूँगी कि वो इनफर्टिलिटी से ज़्यादा और कई सारी बीमारियां हैं जो उनको होने का डर है। जैसे कि एक डायबिटीज़ मैंने आपको बताया ही, हाइपरटेंशन है, एलोपेशिया है, या मेल हार्मोन ज़्यादा बनाती हैं तो पूरे शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं। तो उसके जो है फिज़िकल तो जो प्रॉब्लम्स हैं सो हैं, उसके मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं फिर। क्योंकि मोटापा जैसे हो रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी शेमिंग बहुत कॉमन है। ये पीरियड नहीं आ रहा है तो आप को लगातार दवाई लेनी पड़ रही है। तो ये कई सारे इश्यूज हैं जो आते हैं। प्लस अगर एक बहन को है तो दूसरी को होने का डर ज़्यादा होता है, या मदर को है तो डॉटर्स को होने का डर ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन एक्सपोजर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से भी ये हो सकती हैं। अगर मदर मोटी है या थोड़ा ऑन द फैटर साइड है या पीसीओ है तो ये आगे आने वाली जनरेशन्स में भी होगा। तो ये हमें समझना है, और इसका जो समाधान है बहुत आसान है एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये बच्चियों को सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम होता है कि एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान देना है। तो जैसे सपोज करिए कि कोई ओबेस है, बहुत मोटापा है, अगर वो अपने बॉडी वेट का 7% या 10%, लाइक 70 किलो का कोई है और उसने अगर 6-7 किलो भी अपना वज़न कम कर लिया तो काफ़ी मेजॉरिटी को पीरियड्स रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ओवरीज जो हैं ये मेल हार्मोन बनाती हैं, और एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो एक्सरसाइज से एक सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होता है जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है उसे बाइंड कर लेता है। तो बाइंड कर लेता है तो उसका जो इफेक्ट शरीर पे आना है वो नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज 2 तरीके से हेल्प करती है। एक वो एंड्रोजन्स या मेल हार्मोन्स को कम करती है, और दूसरा वो आपका वजन कम करती है, और दोनों का ही इफेक्ट उस पर अच्छा आता है। एंड जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार अगर इन सब चीज़ों से नहीं हो रहा है उतना फ़ायदा, अब क्या वो लड़की को प्रॉब्लम है, फिर उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। जैसे सपोज करो पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो फिर पीरियड्स रेगुलराइज करने के लिए, बिकॉज अगर पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे, जैसे सपोज करिए कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको बिना दवा से पीरियड ही नहीं आता, तो अगर किसी भी ऐसे लड़की को साल में 6 बार महीना नहीं आया तो उसे बच्चेदानी का कैंसर होने का डर बहुत होता है।
क्योंकि ये इस पे ईस्ट्रोजन लेवल्स थोड़े से हाई होते हैं। तो उनको फिर हम लोग ये बताते हैं कि आप कम से कम इतना दवा लीजिए, बिकॉज छोटी लड़कियों को जो स्कूल जाती हैं ज़्यादातर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं इनको कि पीरियड रेगुलर हो जाए। रोज़ एक गोली खाना बहुत मुश्किल है, किसी को भी दूंगी नहीं खा पाएंगे। तो उनके लिए थोड़ा इंडिविजुअल कस्टमाइज करने पड़ते हैं ट्रीटमेंट, कि उन्हें कम से कम 6 बार साल में महीना आए। तो हम उसको कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सरसाइज से डायबिटीज प्रिवेंट हो रही है, समझे ना। और फिर जब उस स्टेज पे आते हैं कि जब प्रेगनेंसी चाहिए, तो फिर प्रेगनेंसी में जो अंडा बनाने की दवाइयाँ वगैरह हैं वो इस्तेमाल करी जाती है। और हर स्टेज पर आप उनको इंसुलिन सेंसिटाइजर्स, जो आपके इंसुलिन मैकेनिज्म को थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं, वो देने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके मैम, एक और प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा है अभी आफ्टर इंटरकोर्स, अगर सेफ सेक्स नहीं हुआ है, इन दैट केस कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ होता है। क्या उसका इम्पैक्ट बाद में प्रेगनेंसी पे पड़ता है? एक्चुअली अगर 1-2 दफ़ा ऐसा कभी किसी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी तो ऐसा कोई असर नहीं पड़ता। बट देखा क्या गया है कि लोगों ने उसको एक रूटीन सा बना लिया है कि अगर आप सपोज करिए कि कोई कॉन्डोम या कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को आप इस्तेमाल कर लेते हैं एवरी टाइम व्हेन यू आर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। एंड उससे वो हार्मोनल टैबलेट्स हैं, तो उससे आपके अगर आप लगातार सपोज करिए महीने में आपने 3-4 दफ़ा ले ली, आपको पता भी नहीं है कि कब लेनी है, कौन सा सेफ पीरियड है। जब आपने अनसेफ पीरियड में अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, उस टाइम उसकी ज़रूरत है, इंडिकेशन वो है। बट अगर आप सेफ पीरियड में हैं सपोजिंग, तो आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बट क्या है कि क्योंकि वो ओवर द काउंटर अवेलेबल थी, तो उसका मिसयूज़ ज़्यादा हुआ, तो लोग लगातार उसको यूज़ करने लग गए, तो उनसे उनकी पूरी जो हार्मोन साइकिल है वो डिसरप्ट हो जाती है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। बट अदरवाइज अगर वो प्रॉपरली डॉक्टर की सलाह से उसको इस्तेमाल करा जाए वन और टाइम, जब कभी कोई प्रॉब्लम है तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके क्योंकि अगर जस्ट इन केस इफ रिक्वायर्ड कि कई बार लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उसकी वजह से अनसेफ सेक्स की तरफ जाते हैं और उसमें वो उस टाइम को फॉलो नहीं करते हैं जो आपने बताया कि 14 डेज टू 21 डेज का जो टाइम होता है, उस टाइम को फॉलो न करते हुए अगर उसको फॉलो करेंगे देन यू कैन एंजॉय दैट पार्ट आल्सो एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ इजीली आल्सो। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, मोर अनसेफ इज कि अगर आप जो पर्पस की वजह से आप कह रहे हैं कि अनसेफ, एक तो है कि आप एक कपल है, मैरिड है, एक है कि अनमैरिड कपल्स हैं, या आप किसी और वजह से यू आर इंडल्जिंग इनटू दीज अनसेफ प्रैक्टिसेस, उसमें और जरूरी है कि आप कॉन्डोम यूज करें और डबल कॉन्डोम यूज करें। बिल्कुल, वो प्रेगनेंसी ही कारण नहीं है, वो सेक्स एज इट इज सेफ नहीं है, बिकॉज ऑफ द वेरियस इन्फेक्शंस पीपल कैन स्प्रेड। राइट, मैं तो कहूंगा कि आप भाई इन चीजों से दूर रहो, पहली चीज, और हो सके जितना हो सके अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो और जितना हो सकता है प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन, इन मेजर्स पर जाओ और इनको ही फॉलो करो, क्योंकि केवल आप ही जिम्मेदार नहीं हो जाते हो, फिर आप दूसरे की लाइफ के लिए भी जिम्मेदार हो जाते हो, और वो ज्यादा प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली मैम, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे एरियाज कवर किए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ आपसे जानना और बाकी है। अभी एंटी एजिंग पर और इन पर भी आपसे हमारी बात हुई है, उस पर भी हम लोग एक पॉडकास्ट आपके साथ बनाना चाहते हैं। हम पूरी एक सीरीज अभी मल्होत्रा के साथ में लेके आने वाले हैं, मजा आएगा। और जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट रिलीज करेंगे। बट सीरियसली थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर, बीइंग विद अस। प्लेजर इज ऑल आवर्स मैम, थैंक यू सो मच। आप जुड़े रहिए, पॉडकास्ट अच्छा लगा है प्लीज हमें बताइए अपनी क्वेरीज। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं हमें कमेंट कीजिए, हम अगले शूट पर, अगले पॉडकास्ट में उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे ताकि हम और बेहतर जानकारी आप तक ला पाएं। आशा करते हैं आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा है। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा प्यार दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ। राधे राधे।